हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। आपने लास्ट वीडियो में देखा, लास्ट वीडियो हमारी थी मोबिलिटी ऑफ चार्ज के बारे में, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में और कलर कोड ऑफ अ कार्बन रेजिस्टर। अब मैं कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस करता हूं। तो हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? आप सभी ज़्यादातर जानते होंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में दे देता हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, कंडक्टर है, उस कंडक्टर से जब बैटरी अटैच करते हैं तो बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ कि इस बैटरी ने चार्ज को मूव कराने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक, तो आप इसकी डेफिनेशन नोट्स में से देख लीजिएगा। द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय डायरेक्ट करंट सोर्स, डीसी सोर्स है, बैटरी है। इस बैटरी से जो एनर्जी हमें प्रोवाइड की गई, इस बैटरी ने जो एनर्जी प्रोवाइड की उसको मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला जैसे कि आप लास्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज इनटू वोल्टेज है। ठीक, जो चार्ज होगा Q इंटू वी, E इक्वल्स टू क्यू वी, और जिसकी यूनिट है वो सिंपल सी बात है, जूल। किसी भी एनर्जी की यूनिट जूल होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पावर। तो पावर की डेफिनेशन वही जो आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर टॉपिक में। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर या एनर्जी। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, वर्क डन बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। या फिर मैं कह सकता हूं एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो यहां पर हम ये सेकंड वाली डेफिनेशन यूज करते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो पावर का फॉर्मूला अगर मैं आपको ड्राइव कराऊं तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी, एनर्जी मीन्स क्यू वी बाय टाइम यानी टी। अब क्यू बाय टी क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो पावर का हमारे पास एक फॉर्मूला क्या आ गया, आई इंटू वी। ठीक है, नेक्स्ट मैं चाहूं तो v के प्लेस पर वैल्यू पुट कर सकता हूं बाय ओम्स लॉ। पावर इक्वल्स टू आई और v के प्लेस पर मैंने क्या लगा दिया, v इक्वल्स टू आई आर। तो v की जगह मैंने आई आर लिख दिया। तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया आई स्क्वायर आर। तो पावर का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अगर मैं एक और फॉर्मूला प्रूफ करना चाहूँ तो मैं यहाँ i के प्लेस पर ओम्स लॉ लगा दूँ। तो v इक्वल्स टू आई आर से अगर हम i की वैल्यू निकालें तो v बाय आर, मैं v बाय आर यहाँ रखूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला पावर का वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं पावर के। अकॉर्डिंगली जैसे कि हमें जरूरत है हम वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। वोल्टेज इंटू करंट है, वी स्क्वायर बाय आर है, या आई स्क्वायर इंटू आर है। ठीक, पावर की यूनिट आप सभी को पता होगी। ये बहुत बेसिक टॉपिक है जो आज का हम पढ़ने वाले हैं। पावर की यूनिट क्या है? वाट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सा आपका ये टॉपिक है। पावर की यूनिट आपने पढ़ ली, पावर के तीनों फॉर्मूले आपने पढ़ लिए, एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ ली। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, या उससे पहले मैं आपको बताऊं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराया जाता है, मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में मैं आई करंट फ्लो करा रहा हूं, तो जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराया जाएगा तो यहाँ पर एक हीट प्रोड्यूस होगी। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप देख सकते हैं किसी तार को छू के वो तार गर्म हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना वो तार कोटेड हो, मतलब उसके ऊपर पीवीसी की जो कवर चढ़ा होता है वो लग रहा हो, ताकि आपको करंट ना लगे, कभी आप तार छूने के चक्कर में अपने बाल खड़े करा लें, है ना। तो आप जो है देख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट। नहीं तो तार टूटता है, आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो करती है तो कई बार तार टूट जाता है, उसका कारण भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही है। वो तार गर्म हो जाता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके मैं और भी आपको बता सकता हूँ, जैसे कि आप कह सकते हैं प्रेस, जो आयरन होती है कपड़ों पर इस्त्री करते हैं, वो जो प्रेस है उसके अंदर तार लगा होता है,
जब आप प्लग वहाँ लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, वो तार गर्म होगा, तो वहाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही यूज़ है। आपने हीटर देखा होगा, हीटर में यही यूज़ होता है। टोस्टर देखा होगा, ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेज हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। एक फ्यूज़ देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो ज़्यादा करंट आने पर टूट जाता है, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही बेस्ड है। इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर जूल्स ने एक लॉ दिया, जिसको हमने बोला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? देखिए सिंपल सा है, आप इसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। उन्होंने बताया जो हीट प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो करंट के स्क्वायर के है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस ऑफ द वायर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, is directly proportional to the resistance of the conductor and is directly proportional to the time। ठीक, यानी कि मैं अगर कंबाइन करता हूं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर कांस्टेंट की वैल्यू 1 मान ले, तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हमारे पास फॉर्मूला होगा। तो मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखा सकता हूं। तो प्रूफ क्या है कि हम हीट निकाल रहे हैं, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है। और जो बच्चे शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने उनको कई बार ये बात बताई है कि कोई भी एनर्जी का डेरिवेशन अगर आपको करना है तो आपको वर्क डन निकालना होता है, और वर्क डन का फॉर्मूला वो हीट वाला जो भी लिखवाया था ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वर्क का तो फॉर्मूला होगा चार्ज इनटू वोल्टेज। ठीक, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू कितना है, आई टी। करंट का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो Q का फॉर्मूला कितना होगा, आई टी, एंड V इक्वल्स टू कितना है, आई आर। ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ रखा है। तो ये दोनों वैल्यू Q और V की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो W इक्वल्स टू आई टी इंटू आई आर। तो ये वर्क डन जो हुआ वो कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी। एंड मैं कह सकता हूँ दिस वर्क डन इज स्टोर एज हीट या इज रिलीज एज हीट। तो हीट का फॉर्मूला मेरे पास आई स्क्वायर आर टी ये आ जाएगा। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। मतलब जूल्स ने लॉ दिया था कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के स्क्वायर के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस के हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के है। मतलब जितनी ज़्यादा देर तक किसी वायर में करंट फ्लो कराया जाएगा वो वायर उतना ज़्यादा हीटअप होगा, उस वायर का रेजिस्टेंस जितना हाई होगा वो उतना ज़्यादा हीटअप होगा। एंड द लास्ट वन इज करंट, जितना ज़्यादा अमाउंट में आप करंट फ्लो कराएंगे वो उतना ज़्यादा हीटअप होगा। अब इस लॉ के बाद जब अप्लायंसेस बनाने का नंबर आया, जो मैंने आपका एग्जांपल बताया, प्रेस हुई, हीटर हुआ, वहां हमने देखा अगर हम नॉर्मल किसी मेटल का तार लगाते हैं तो मेटल के तार के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई। ठीक, प्रॉब्लम थी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर कोफिशिएंट वगैरह, ये सब प्रॉपर्टी वहां इतनी अच्छे से मैच नहीं हुई, तो हमें वहां यूज करना पड़ा अलॉय। एलॉय, व्हाट इज एलॉय? एलॉय है या तो दो मेटल का हमने कॉम्बिनेशन किया, मेटल मेटल का कॉम्बिनेशन, या फिर मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या आई कि कोई तार तो जल्दी टूट गया, उसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो इतना हीटअप झेल सकता। आप जैसे कि कोई तार गर्म हो रहा है तो बहुत ज़्यादा करंट पर गर्म हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका रेसिस्टेंस कम है, मेटल का जो वायर होगा उसका रेसिस्टेंस तो कम होगा ही। ठीक, रेसिस्टिविटी की दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी मेटल के अंदर जो प्रॉब्लम है। अब हमने प्रॉपर्टीज देखी कि भैया ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, ये प्रॉपर्टी चाहिए, तो मिला दूं तो एक नया मटेरियल बन गया जिसको हमने नाम दिया अलॉय। वो अलॉय का वायर वहाँ यूज हुआ, प्रेस के अंदर, हीटर के अंदर, टोस्टर के अंदर, मोस्टली जितने भी अप्लायंसेज हैं हम अलॉय का वायर यूज करते हैं। तो अलॉय की प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है सबसे पहली बात। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि क्यों एलॉय का वायर यूज करा गया इन सब डिवाइसेस में, तो सिंपल सा एक रीजन तो आप लिख देंगे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब कि वो जल्दी से वो एलॉय का तार पिघलता नहीं है। ठीक, सेकंड पॉइंट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका लो है। एंड द लास्ट वन इज हाई रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इसकी हाई। तो ये पॉइंट्स हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं जो एलॉय के अंदर हैं, जिस कारण से हमने एलॉय को बनाया। तो एलॉय मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है,
तो ये आपका टॉपिक है, सारा 10th क्लास का है, A to Z सब कुछ 10th क्लास में दिया है। तो इसको आप एक बार बस रिवाइज करने के तौर से पढ़ लें। जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा उन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताऊं, जैसे कि वोल्टेज और एक ईएमएफ। इन दो टॉपिक्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट इज वोल्टेज एंड व्हाट इज ईएमएफ। वोल्टेज क्या है और ईएमएफ क्या है। ठीक, फिलहाल तो मैं आपको इनकी डेफिनेशंस बता रहा हूँ। इनके बीच में एक रिलेशन भी निकल कर आएगा, लेकिन वो कुछ वीडियोस के बाद आपको देखने को मिलेगा वो टॉपिक। वोल्टेज को हम वी से डिनोट करते हैं, ईएमएफ को हम जनरली ई से डिनोट करते हैं। मैं काफ़ी हद तक कह सकता हूँ ये दोनों वैल्यूज सेम है, इसलिए बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। देखिए डिफरेंस क्या है। वोल्टेज क्या है कि मुझे एक कंडक्टर दे दिया और मैं यहाँ बैटरी लगा दूँ, तो एक कूलाम के चार्ज को किसी कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन लगा, उस वर्क डन को हम बोलते हैं वोल्टेज। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ अ कंडक्टर टू अनदर एंड। किसी कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन लगा वो क्या है बच्चों, वोल्टेज है। एंड ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। कंडक्टर लिया, बैटरी से कनेक्ट किया, कंप्लीट सर्किट में इस एक कूलाम के चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन लगा, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज थ्रू आउट द कंप्लीट सर्किट, पूरे सर्किट में मूव कराने में जो वर्क डन लगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। देखिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ एक्सेप्शंस आपको यहाँ मान के चलने पड़ेंगे कि जो हम कनेक्टिंग वायर यूज करते हैं उसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं होता। मतलब ये जो तार हमने लगा, क्योंकि हमें ये तार तो खुद कंसिडर करा के एक कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर को इस तार से बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया, बैटरी कंसिडर होगी, ये कंडक्टर कंसिडर होगा, लेकिन इसका कुछ कंसिडरेशन नहीं करते हम, ना तो इसकी लेंथ लेते, ना इसका रेसिस्टेंस लेते, ना इसके अंदर करंट, कुछ नहीं। ठीक, सिर्फ ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए तार जोड़ा गया। सिंपल सी बात है, जो वोल्टेज यहां जनरेट हो रही है वो इसके बराबर होगी। लेकिन जब वोल्टेज की बात की, तब जब ईएमएफ की बात की तो पूरे सर्किट में मूव कराने में भाई इसका तो कोई रेसिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे ही नहीं इस वायर का, लेकिन बैटरी का रेसिस्टर कंसिडर होगा। यानी कि यहां से यहां तक ले जाने में और इस पूरे को मूव कराने में जो डिफरेंस है वो इस बैटरी के रेसिस्टेंस का है। उस रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। ठीक, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो ये सेल या बैटरी होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। सिंपल सी वाली बैटरी देखें तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इस इलेक्ट्रोलाइट का जो रेसिस्टेंस है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, यूनिट इसकी ओम है। तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस इस बैटरी का यहां से मूव कराने में वर्क डन बढ़ा देगा। यानी कि वोल्टेज के केस में इंटरनल रेसिस्टेंस कंसिडर नहीं किया जाता, जबकि ईएमएफ के केस में बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस भी कंसिडर होता है। जब इनका रिलेशन प्रूफ होगा तब मैं आपको ये वाली बात प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर इंटरनल रेसिस्टेंस ना हो, इफ स्मॉल आर 0 हो, तो ईएमएफ और वोल्टेज बराबर ही होंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप फिलहाल इस बात को याद रख लें। ठीक, तो ये टॉपिक है, आज का टॉपिक सिर्फ डेफिनेशंस थी कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये कंफ्यूजन करता है इन दोनों के बीच में हमेशा। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू।